डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप गुप्ता आज फिर एक बार आपका एसजीसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इवन रिएक्शन को हम पिछले टर्न पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने आपको जो भी बातें बताई थी कि यह 2 स्टेप का होता है, इसका रेट कांस्टेंट जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और यह इस रिएक्शन का जो रेट होता है या रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वह ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। हमेशा याद रखना, इसीलिए इसको हम E1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं E1, E नीचे और 1 ऊपर, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कोहल का भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल का ही एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि स्टेबल एल्कीन बन जाए। अभी मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बातें करूंगा, यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी की बातें करूंगा। तो एक रूल आता है सेटजेफ रूल, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले हम इसको एक जो भी एग्जांपल्स है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल का होता है या किसी अल्कोहल का होता है तो वह हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हुई होगा। कहीं देख लेना किसी बुक में, वह जब भी किसी अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही कराएगा कि वह प्रोटॉन दे सके, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में ही ब्यूटेनॉल या अल्कोहल काम कराते हैं। तो यहाँ देखो हमने टर्सरी ब्यूटेनॉल लिया, यानी कि ये भी CH3 है हमारा, ये भी CH3 है और ये हमारा OH ग्रुप है। तो टर्सरी ब्यूटेनॉल है और हम यहाँ पर क्या लिए? एसिड लिए। एसिड यानी हमारा कहाँ से आया है? यहाँ से H2SO4 से। H2SO4 अपना लिक्विड में H+ और SO4- में रहता है। तो रिएक्शन के दौरान H+ आया और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या होता है? प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। यानी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वह प्रोटॉन को डोनेट कर दिया जाता है। यानी कह सकते हो इस केस में इस एटम ने या इस मॉलिक्यूल ने बेसिक प्रॉपर्टीज शो करी है। और यहाँ देखो H+ दिया, OH2 बना। क्या बना? OH2+। और चूंकि H2 स्टेबल मॉलिक्यूल है, वह किसी भी मॉलिक्यूल से निकलना चाहेगा तो वो क्या करता है? आराम से यहाँ से निकल जाता है। तो जब निकलता है H2O अपना इलेक्ट्रॉन्स ले करके, देखो ध्यान से देखो वो क्या करता है। देखो यहाँ पहले यह जो बॉन्ड आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब H2O निकलता तो यहाँ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर निकलता है। जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इस कॉर्नर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कार्बोकैटायन बन जाता है। अब ध्यान से देखोगे तो यह जो कार्बोकैटायन बना है हमारा, क्या बना? यही बना है ना। यह जो हमारा कार्बोकैटायन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी कि स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। क्या कहेंगे? इस कार्बन के बगल वाला ये क्या? हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो वो क्या करता है, जो H2SO4 का जो HSO4- बचा रहता है, तो O- जो रहता है वो प्रोटॉन को यहाँ से यानी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और यह बॉन्ड यहाँ जाता है और क्या बन जाता है? हमारा एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन प्रोडक्ट। अब जब बातें हमने कर ली एल्कीन की, एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वह एल्कीन ही होता है। चाहे आप एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की बातें करोगे या किसी अल्कोहल की बातें करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल की, तो वहां हमेशा प्रोडक्ट हमारा एल्कीन ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा। और किसको वो फॉलो करता है? सेटजेफ रूल को। अब मैं एक न्यू स्लाइड लेकर आपको सेटजेफ रूल बता देता हूं। एक लाइन में वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताने जा रहा हूं सेटजेफ रूल। क्या बताऊंगा? सेटजेफ, एक मिनट, SAYT।
यस ए शेरजेफ रूल। ये एलिमिनेशन रिएक्शन में के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। एक साइंटिस्ट थे, शेरजेफ नाम था उनका, उन्होंने ये केवल कह दिया था कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो वही प्रोडक्ट मेजर होगा या वही प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। क्या होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है? एल्कीन ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा मेजर होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को। CH3 है, CH2 है, CH2 है और X है कोई यहाँ पे। मैं यहाँ भी CH3 ही लगा देता हूँ। क्लियर है? अब ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई एल्कोहल या कोई सॉल्वेंट फर्स्ट स्टेप में आएगा। अरे हमने यही लिखाया था ना, उसमें एग्जाम्पल में क्या दिया था कि मतलब कोई एल्काइल हैलाइड है, आपको एल्कोहलिक KOH दिया रहेगा, यानी एल्कोहलिक सॉल्वेंट रहेगा और KOH रहेगा या NaOH रहेगा, एल्कोहलिक सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट पहले क्या करता है, पहले सॉल्वेंट इसके साथ रिएक्शन में जाता है तो जो CX बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट कर देता है? पॉजिटिव चार्ज। वही सारी चीजें इसमें भी आएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो CX बॉन्ड है वह पोलर बॉन्ड है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, उस CX बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस बॉन्ड को क्या करेगा, वो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यानी कह सकते हो यहाँ से यह जो X है इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। ये CH3 है, CH2 है, CH2 है और हमारा क्या यहाँ पे, और इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप यहाँ से आएगा। अब क्या आएगा, सेकेंड स्टेप आएगा। तो अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से देखा जाएगा, या यहाँ से अब शेरजेफ रूल की बातें करेंगे कि कौन सा एल्कीन हमारा ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं। देखो इसको हम CH2 को जो भी है CH3 हम उसको क्या लिख दे रहे हैं, CH2H करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया 2 3 4। अब हमारे पास कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा जाता है, तो मैं उसको करूंगा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको भी मतलब ऐसे लिख देता हूं, इसको भी ऐसे। अब हमारे पास एक प्रोटॉन ये है, 20 प्रोटॉन ये है, 2 प्रोटॉन है। तो अब हमारा मान लो यहाँ पर हमने KOH एल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करा था, जो भी KOH था और एल्कोहलिक सॉल्वेंट, तो यहाँ से K+OH माइनस आएगा। तो एक बार हम ये कंसीडर कर लेते हैं, इस HA को प्रोटॉन OH माइनस सब्सट्रैक्ट करेगा, एक बारी HB को, तो 1 बाय 1 दोनों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर कि हमारा HA प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या जा रहा है, हमारा HA प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन में जा रहा है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। HA गया तो ये क्या होगा, यहाँ जैसे ही हमारा OH माइनस आएगा, जैसे ही हमारा OH माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को लेगा, इस प्रोटॉन को लेगा और ये क्या करेगा, यहाँ हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक प्रोडक्ट हमारा ये है, एक प्रोडक्ट हमारा ये है, यानी एक तरह का एल्कीन हमारा ये है, और दूसरा हम यहाँ देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि अब की बारी जो OH माइनस है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, HB वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, HB प्रोटॉन। तो देखो कैसे होगा, इसमें क्या होगा, ये वाला जाएगा इस प्रोटॉन को लेगा और ये बॉन्ड यहाँ कर देगा। क्लियर? इसमें क्या हुआ, और ये हमारा ये है। अब ये देखो एक प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर क्या है 2 है। अब
आपसे मैं पूछूंगा कि कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप बताओगे यह जो एल्कीन है यह ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यह एल्कीन हमारा क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। कैसे, देखो यही हमारा तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है, यही हमारा कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है। अब इस वाले एल्कीन में देखो केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन है, एक ही बल्कियर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही साइड, और इसमें क्या है, दोनों साइड बल्कियर ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों साइड बल्कियर ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। या अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बताया था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, कि जितना ज्यादा किसी सिस्टम के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसकी उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कैसे जानते थे तुम लोग, देखो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे जानते थे कि अगर कोई कार्बन है sp2 है, क्या है, sp2 है, तो उससे अटैच जो कार्बन होगा उसको बोलोगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन इसको क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक चीज याद रखना, सेटजेफ रूल अगर कहीं भूल जाए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली बात, तो याद रखना कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, वो तो सब परिभाषा या डिफिनीशन बुक में मिलेगा आपको कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल those alkene will be formed which have more substitution, वही एल्कीन बनेगा जिसका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। तो अगर इतनी बातें नहीं समझ में आ रही तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ाया है, तो याद रखना सेटजेफ रूल को हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेट कर देना कि अगर किसी सिस्टम के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा वह एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं इस एल्कीन की बातें कर रहा हूं। इस एल्कीन को देखो एक बारी, आपके पास एक एल्कीन ये है और दूसरा एल्कीन हमारा यहां पे है। देखो ध्यान से, एक एल्कीन हमारा ये था, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2, और एक एल्कीन हमारा यहाँ पे है। अब ये देखो ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया, यानी कि ये दोनों कार्बन sp2 हैं, ये भी sp2 है। इस sp2 कार्बन से अटैच ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 वहां है 3 यहाँ, यानी कि 3 + 3, यानी यहाँ पर कितने हाइपर आए, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन आए। और यहाँ पर ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है। इस वाले sp2 से कोई भी अटैच्ड कार्बन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन इसके पास नहीं है। अब ये हमारा क्या है, ये sp2 है, ये कार्बन हमारा क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, यानी कि 2 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हुए। यानी कह सकते हो इस मॉलिक्यूल में 2 अल्फा हाइड्रोजन या 2 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, इसमें 2 ही, इसमें 6 है, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। अब ये देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो इवन रिएक्शन होता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें करी जा रही, वह या तो स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है, सॉरी स्टीरियो सेलेक्टिव हो सकता है, या हमारा रेजियो सेलेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, स्टीरियो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव। तो ये अभी आपको समझ में वर्ड आएगा नहीं कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है और रेजियो सेलेक्टिव क्या होता है। जब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा। फिर भी जान लो स्टीरियो सेलेक्टिव में, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम
स्टीरियो सेलेक्टिव में या इसमें हम जब भी बातें करेंगे जेड और ई की बातें करेंगे या सिस या ट्रांस की बातें करेंगे। क्लियर है? यही बातें करेंगे। तो देखो हमारा क्या है, ये हमारा कोई अल्कोहल था, हमने H+ लिया, हमारा ट्रांस एल्कीन बना है और क्या बना है, सिस एल्कीन। तो हमारा क्या हुआ इसमें, ये हमारा क्या हुआ, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना है। क्या बना है, स्टीरियो सेलेक्ट। हमने दो वर्ड यूज करा है, स्टीरियो मतलब यहाँ स्टीरियो बता रहा है सिस ट्रांस को, और सेलेक्टिव मतलब इस सिस ट्रांस में कौन सेलेक्ट होगा, मतलब कौन ज्यादा मेजर बनेगा, तो वो बातें कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट हो गए, लेकिन अब पूछ रहा है कि कौन ज्यादा बनेगा। तो जो सेलेक्ट कर लोगे वही मेजर, जनरली इसमें ट्रांस वाला मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। तो सेलेक्टिव मतलब आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेगा और उसमें से जो मेजर वाला रहता है उसको सेलेक्ट करा जाता है। देखो कहीं कहीं बताया जाता है बच्चों को, जो ट्रांस एल्कीन होता है उसी को ई एल्कीन भी कह दिया जाता है। तो वो कुछ हद तक सही है, लेकिन आपके लेवल का वही जानो सही है। मतलब अब ये देखो हमने वही फिर लिया है कि एल्कोहल लिया है, H2SO4 लिया है, तो ई एल्कीन बना है और माइनर हमारा सिस या जेड एल्कीन बना है। क्लियर है? तो यहां तक आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और ये सब नहीं है, ये ड्रग्स के बारे में है। तो अब बातें आ गई कि रेजियो सेलेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, रेजियो सेलेक्टिव भी हो सकता है। जो HBr यूज करा गया है वो भी एसिड ही है हमारा। रेजियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह दो प्रोडक्ट बनेगा और उस समय से हमें सेलेक्ट करना रहता है। देखो क्या है, हमारा दो प्रोडक्ट है ना, अरे ये हमारा क्या है, टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल मतलब जहां डबल बॉन्ड जो रहे वो बाहर की साइड या टर्मिनल पोजीशन पे रहे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सब्स्टिट्यूटेड, क्या हमारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इसमें भी वही, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ लिखा है वेयर इज डबल बॉन्ड लोकेटेड इन द प्रोडक्ट, जहां पे डबल बॉन्ड हमारा प्रोडक्ट में लोकेट रहता है, ठीक ना। अब यहां तक बातें आपको इवन की बातें समझ में आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म से या नेक्स्ट क्लास से जो भी बातें करेंगे वो E2 की बातें करेंगे, और उसमें हम E2 की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को। नेक्स्ट टर्म पे फिर मिलेंगे।